तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करने वाले। हम प्रीवियस 3 लेक्चर्स ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं एंड उसमें मेजर ऑफ द टॉपिक मेजॉरिटी ऑफ देम हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि एक टेक्निकल टर्म होने वाला है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा एंड ऑल्सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसको भी देखना नहीं भूलना, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होने वाला, बिकॉज वो एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो के ऊपर। बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर देना है सबसे पहले सब्सक्राइब, बिकॉज रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है और है नहीं भी है तो एक कमेंट ज़रूर कर देना है। चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा होने वाला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है? इट कैन डिफाइंड एज द potential benefit that an individual misses out on by choosing one option over another। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें एक जो पर्सन है हमारा, वो किसी एक ऑप्शन को चूज करता है बट वहीं पे एक दूसरे कोई ऑप्शन को छोड़ देता है। तो जो ऑप्शन छूटा हुआ है उससे जो बेनिफिट होने वाला था उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम दे सकते हैं। सेकेंड वन इज वेयर एन इंडिविजुअल प्रीफर्स वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर। यानी कि जब एक इंडिविजुअल एक अल्टरनेटिव को दूसरे के ऊपर चूज करता है, देन द नॉन एब्जॉर्ब प्रॉफिट, यानी कि जो अल्टरनेटिव हमने चूज नहीं किया तो उससे जो प्रॉफिट हमें होने वाला था उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसको जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिटेल में जाना था एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो भी फॉर्मूला होता है उसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में उसके आगे का थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। नंबर 1 इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ यूजिंग फर्म्स इंटरनल रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर अदर बेटर पर्पसेस। यानी कि अब इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट हमारी होती है जो जब हम इंटरनल रिसोर्सेज, फर्म की इंटरनल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए, जबकि उन रिसोर्सेज को हम कैन बी यूज्ड फॉर अदर बेटर पर्पसेस। यानी कि उस रिसोर्सेज को हम कोई अदर बेटर पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन लेबर, प्रीमिसेस आर सम ऑफ द इंटरनल रिसोर्सेज। यानी कि जो हमारा ह्यूमन लेबर होता है, यानी कि जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, एंड हमारा प्रीमिसेस यानी कि जहाँ पे हमारा ऑफिस है, हमारी बिल्डिंग है, तो वो हमारा कहलाता है। Implicit cost does not involve around exchange of cash or physical transfer of resources and thus are not easy to identify। यानी कि हमारा जो implicit cost होती है ये हमारी exchange of physical cash, यानी कि ऐसा नहीं कि हम physically cash को exchange करते हैं या फिर जो हमारे resources है उसको physically transfer करते हैं, इसीलिए इनको identify करना बहुत ज़्यादा easy नहीं होता है। But they have already been incurred in the business। यानी कि वो हमारे business में already incurred होते हैं, यानी कि वो हो चुके होते हैं, हमारे business में रहते हैं। Implicit costs are not recorded in the accounting process and generally remain invisible when it comes to making decisions between two alternatives। यानी कि जब हमें दो alternatives के बीच में decision बनाना होता है तब हम implicit cost को consider करते हैं एंड ये इसको हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं लिखते, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेनली हम उसे कंसीडर नहीं करते या फिर नॉट रिकॉर्डेड, ये लिखा हुआ है आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। एंड ये जब हम 2 अल्टरनेटिव्स को कंपेयर भी करते हैं डिसीजन बनाने के लिए तो उसमें भी ये जनरली इनविजिबल ही रहते हैं, इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। सेकेंड वन इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट refers to opportunity cost that is explicit, stated or considered in a decision like acquiring land, machinery, plants। यानी कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, यानी कि वो ऑलरेडी स्टेटेड हो चुकी है, हमें उसको दिखा चुके हैं एंड उसको एक डिसीजन मेकिंग में ऑलरेडी कंसीडर किया जा सकता है। लाइक जब हम कोई लैंड लेते हैं तो हमारी वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, हम कोई मशीनरी लेते हैं तो हमारी एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, प्लांट्स होते हैं, मशीनरी प्लांट्स बेसिकली एक ही चीज़ होती है। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ कैश और फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम कोई फिजिकल कैश या फिर रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे, बट एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है हमारा कि हम रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैश को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। दस दे ऑलमोस्ट नेवर रिमेन ओवरलुक्ड, यानी कि वो ओवरलुक्ड नहीं रहते हमेशा। वाइल मेकिंग डिसीजन अबाउट देम, उसको जब हमें डिसीजन बनाया जाता है तो हम उसे ऐसा नहीं होता कि वो इनविजिबल रहते, उस पर हमेशा हमारा ध्यान जाता है, उसको हमेशा देखा जाता है।
अब हम बात करते हैं हमारा लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सबसे पहला लॉ हमारा होता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जब हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है तो उसमें क्या लॉ लगता है। उसका ये ग्राफ है, एक्स पे हम रखेंगे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट 1 एंड वाई पे रखेंगे हमारा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट 2। यहाँ क्वांटिटी है। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्टेट दैट एज द प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म राइजेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइट्स, यानी कि जैसे जैसे हम एक फर्म का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो भी टेंड्स टू राइट, यानी कि वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है? हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी वजह से जो भी हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसी वजह से वो भी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करें, तो इसलिए उन रिसोर्सेज का ज़्यादा अल्टरनेटिव यूजेज हमारे सामने आता है जो कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो इग्नोर कर दिया वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। When the production of one product increases, the production of other product tends to decline, यानी कि जब हम अगर एक प्रोडक्ट, हमारी एक फैक्ट्री है, उसमें क्या है कि हम किसी एक प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड द लॉस ऑफ बेनिफिट ऑफ लेटरल प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जो इस सेकेंड प्रोडक्ट का जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर्ड हो जा रहा है और उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिसका डिक्लाइन हो रहा है, तो उसका जो बेनिफिट मिलने वाला था उससे, उसको हम टर्म कर देते हैं क्या? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेकेंड हमारा होता है लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेकेंड वाला द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि उसमें क्या हो रहा था? पहला क्या हो रहा था? हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा था, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही थी। इसमें क्या हो रहा है? हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कम हो रही। कैसे कम होगी उसको देखते हैं। ग्राफ वही रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें चेंज आता है। उसमें इस तरीके से ग्राफ आया था, इसमें ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, इन्वर्टेड टाइप का। The law of decreasing opportunity cost states that a firm opportunity cost tends to decline when it decided to allocate its resources from one product to another। यानी कि जब हम डिसाइड करते हैं कि हम जैसे पहले वाले फर्स्ट लॉ में क्या हो रहा था कि हम एक ही प्रोडक्ट पे अपना फोकस डाल रहे, दूसरे वाले को इग्नोर कर रहे थे। बस इसमें क्या हो रहा है कि हम अपने जो फोकस है मेन उसको चेंज कर रहे हैं एक दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि डिसाइड टू एलोकेट इट्स रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अदर, यानी कि एक प्रोडक्ट से हम दूसरे प्रोडक्ट पे अपना जो रिसोर्सेज है उसको एलोकेट कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट डिक्रीजेज, यानी कि जब हमारी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने जो कॉस्ट वो कम होती है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट यूनिट विल ऑल्सो डिक्लाइन, यानी कि जो नेक्स्ट यूनिट हम उसको प्रोड्यूस करने वाले हैं तो उसकी भी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड एंड द लास्ट, द लॉ ऑफ कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि कांस्टेंट है, यानी कि ना वो बढ़ेगी ना वो घटेगी। The law of constant opportunity cost refers to a situation in which the cost associated with pursuing a certain opportunity remains constant but the advantages of doing so change, यानी कि क्या कह रहा है? ऐसी सिचुएशन जिसमें the cost associated with pursuing a certain opportunity remain constant, यानी कि जो हमारी जो कॉस्ट है जिसको हम एक चीज़ में लगा रहे हैं, pursuing a certain opportunity, यानी कि जब हम किसी एक अपॉर्चुनिटी में अपना जो कॉस्ट है उसको लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या है? वो कांस्टेंट है। लेकिन बट क्या हो रहा है? द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग सो चेंजेस, लेकिन उससे जो एडवांटेज हमें मिल रहा है वो चेंज हो रहा है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है। द फ्रेज इज वाइडली यूज्ड टू डिस्क्राइब a manufacturing technique that allows for increasing output while maintaining the same level of cost of production for goods and services, यानी कि इस फ्रेज को ज़्यादा यूज़ किया जाता है तब जब एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है बट हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिमेन रह रही है, यानी कि मेंटेनिंग द सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो कॉस्ट है हमारी वो सेम हो रही है। ऐसा नहीं कि हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें 5 रुपये लग रहे हैं, लेकिन हम अब 100 प्रोडक्ट बनाते थे तो 5 रुपये लगते थे। हमने अब 200 प्रोडक्ट बनाए तो उसकी जो कॉस्ट है वो 5 ही रुपये। ऐसा नहीं कि हम 200 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है 5 रुपये से लेकर 6 रुपये हो जाए या फिर 10 रुपये हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह हमारा जो
कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एंड उसके जो लॉज हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसके लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे एंड साथ ही साथ एक दो टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के 2 टॉपिक और उसको जानेंगे। साथ ही साथ एक हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने वाला है, तो उसको देखना नहीं भूलना है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर होने वाला है, कौन सा लेक्चर नंबर होगा 5। सो इस वीडियो को जाने से पहले और वीडियो बंद करने से पहले सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड ऑल्सो कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा, और कोई डाउट हो तो उसको भी आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।